नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक में मुगल काल चल रहा था, जिसमें हमें हुमायूं तक पढ़ लिया था। अब हुमायूं मुगल काल में ही थोड़े समय के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर शासन किया था। हुमायूं को हराकर तो थोड़े समय के लिए दिल्ली पर मुगल काल हटकर सूर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आज हम सूर साम्राज्य पढ़ेंगे, ये किस तरह स्थापित हुआ, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सूर साम्राज्य, तो इसको शुरू करते हैं। सूर साम्राज्य, तो सूर साम्राज्य को पढ़ने से पहले हमने नेक्स्ट जो क्लास थी आपकी, उसमें हुमायूं की चर्चा की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हुमायूं का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ होता है और उस युद्ध में हुमायूं हारता है और वो भारत से निर्वासित कर दिया जाता है शेरशाह सूरी द्वारा। उसी दौरान दिल्ली पर शेरशाह सूरी शासक बनता है और वहीं से सूर साम्राज्य का प्रारंभ होता है। तो इसको चर्चा करने से आपको समझ में आएगा कि किस तरह ये शासक बनता है। तो शुरू करते हैं सूर साम्राज्य। अब सूर साम्राज्य, तो शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। इसके पीछे जो सूरी लगा हुआ है, इससे सूर बना है। तो ये सूर शासक था ये, इसलिए इसको सूर साम्राज्य कहा जाता है और इसे ही इस सूर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब आगे चलते हैं। इसका मूल नाम, यानी इसका जो मूल नाम होता है वह फरीद होता है। क्या होता है? फरीद खां। यहाँ मैंने खां नहीं लिखा, फरीद खां पूरा इसका जो मूल नाम, यानी शेरशाह सूरी इसका नाम बाद में रखा गया है, लेकिन शेरशाह के पहले इसका नाम फरीद खां था। ठीक है। अब किस तरह इसका शेर खां नाम रखा गया, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। बिहार का एक शासक था जिसका नाम था बाहर खां। क्या नाम था उसका? बाहर खां। अब इसने क्या देखा कि एक निहत्थे बालक ने शेर को मार दिया और वो बालक था फरीद। अर्थात कह सकते हैं कि फरीद ने बचपन में ही निहत्थे, यानी उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी वो शेर को मार गिराता है। ये देखकर कौन? बिहार का शासक था बाहर खां, वो क्या करता है? उसे शेर खां की उपाधि देता है। यानी इसने शेर को मारा था, इसलिए इसे शेर खां की उपाधि देता है। तो यहाँ आपको ध्यान पता लगा कि शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खां था और फरीद खां से इसका शेर का नाम किसने रखा था? इसका नाम रखा था बाहर खां ने, जो बिहार का एक शासक था। देखो, हमने जब हुमायूं पढ़ रहे थे, जब हुमायूं से युद्ध जीत लेता है तो वहाँ शेर खां से ये शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। ये आपको ध्यान होगा, पढ़ लिया। अगर ध्यान नहीं है तो वापस जाएं और उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखें, तो ये समझ में आ गया होगा कि शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था, जिसका मूल नाम फरीद खां था। इसका नाम फरीद खां से शेर खां रखने वाला कौन था? बाहर खां था, बिहार का शासक। क्यों रखा? क्योंकि इसने बचपन में निहत्थे हाथों से
एक शेर को मार दिया था। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, सूर साम्राज्य को देख लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो सबसे पहले इसको हम देखो, दिशा ज्ञान आपको होना चाहिए कि हमेशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यानी ये दिशा है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो इनको देखते हैं कि जो सूर साम्राज्य था तो इसका पश्चिम से शुरुआत करते हैं। पश्चिम में कन्नौज, गुजरात है, वहाँ है कन्नौज। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी समझ लो, मैं इसमें बता दूंगा। पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में असम, यानी एक तरह से पूरा भारत कवर हो रहा है, गुजरात से लेकर असम तक, अर्थात दिशा के हिसाब से पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम तक सूर साम्राज्य फैला हुआ था। ऐसे उत्तर में क्या है, हिमालय। अब उत्तर में क्या है, हिमालय। अब हिमालय, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में क्या है, दक्षिण में आपके आता है बंगाल। तो ऐसे ये पूरा साम्राज्य यहाँ बताया गया है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल तक ये फैला हुआ था, पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक सूर साम्राज्य फैला हुआ था। तो यहाँ एक बार फिर देखते हैं, सूर साम्राज्य पश्चिम में कन्नौज और पूर्व में असम तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उत्तर में हिमालय से और बंगाल तक फैला हुआ था। तो ये सूर साम्राज्य यानी शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य अपने शासनकाल में चारों दिशाओं तक फैला दिया था, यानी भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक इसने इसको फैला दिया था। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, इसके द्वारा एक युद्ध लड़ा जाता है जो अपने राजस्थान का ही मारवाड़ का शासक होता है मालदेव। और ये लड़ा गया था 1555 में। कब लड़ा गया था, 1544 में लड़ा गया था। मालदेव, ये मालदेव है जो मारवाड़ का शासक होता है, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ का यानी अर्थात मारवाड़ अभी वर्तमान में जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर, मारवाड़ जोधपुर का ये शासक था जिसका नाम था मालदेव। क्या नाम था जिसका, मालदेव। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है जिसमें विजय किसकी होती है, शेरशाह सूरी की। और जैसे शेरशाह सूरी की विजय होती है तो ये अपने राजस्थान में अजमेर, जोधपुर और मेवाड़, जो मेवाड़ वाला हिस्सा आज वर्तमान में है, हम मुख्य रूप से उदयपुर को मानते हैं। उदयपुर को यानी जोधपुर, उदयपुर, अजमेर आदि जिलों पर किसका शासन हो जाता है, शेरशाह सूरी का। अब मालदेव से युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ने के बाद पता लगेगा, फिर भी मैं आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है तो हुमायूं ने भारत के जो भी शासक थे, जो भी राजा हुए, उनसे अपने सहयोग के लिए सेना की मांग की। और उधर शेरशाह सूरी की सेना के पास भी बहुत विशाल सेना थी, तो इसलिए उसको सेना की, हुमायूं को बहुत ज़्यादा सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो वह जो अपने शासक भारत में जो रियासती राजा थे उनसे सहयोग मांगता है, उसमें मालदेव भी था। तो मालदेव उस युद्ध में
शेर खां के विरुद्ध अपनी सेना भेजता है। तो इसी बात को लेकर शेर खां और मालदेव के बीच युद्ध होता है, क्योंकि युद्ध हुमायूं से शेरशाह सूरी जीत जाता है और वह यही मालदेव पे आक्रमण इसीलिए करता है क्योंकि उसने हुमायूं की सहायता की थी, उसके विरुद्ध सेना भेजी थी। तो यही कारण रहता है। तो इस युद्ध में यहाँ देखो मालदेव से ये युद्ध बड़ी मुश्किल से जीतता है, यानी कहने का मतलब है शेरशाह सूरी के पसीना आ गया मालदेव से युद्ध जीतने में। इस युद्ध में जेता कूपा इसके सेनापति है। जेता कूपा किसके? मालदेव के वीरता को दिखाते हुए, मतलब वीरता को देखते हुए शेरशाह ने ये कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। अर्थात ये कथन था शेरशाह सूरी का कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको इम्पोर्टेंट मतलब अंडरलाइन कर लें। किनकी वीरता को देखते हुए? जेता कूपा की। अरे जेता कूपा कौन था? सेनापति थे किसके? मालदेव के सेनापति। ठीक है, वीरता को देखते हुए क्या कहता है शेरशाह सूरी? ये कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यहाँ है मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। अब ये क्यों कहता है? क्योंकि जब शेरशाह सूरी और मालदेव की सेना आमने सामने होती है, युद्ध प्रारंभ नहीं होता, युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं, तो कुछ शेरशाह सूरी द्वारा एक षड्यंत्र रचा जाता है कि मालदेव युद्ध हार जाए, क्योंकि शेरशाह सूरी ने मालदेव की वीरता के चर्चे भी सुन रखे थे। बहुत साहसी था मालदेव, ये राजपूत शासक था राजस्थान का। क्या होता है, षड्यंत्र रचा गया। उस षड्यंत्र के दौरान क्या करता है कि जाली पत्र, यानी कह सकते हैं एक पत्र लिखा शेरशाह सूरी ने, और उस पत्र में लिखा हुआ था कि आपका जो सेनापति है जेता कूपा वो शेरशाह के साथ मिल गया है, अगर आप युद्ध करोगे तो आप युद्ध हार जाओगे। तो जैसे ही मालदेव ने वह पत्र पढ़ा तो शेरशाह वो मालदेव वहाँ से बिना युद्ध किए हुए लौट जाता है। लेकिन अब इसमें जो षड्यंत्र था, लेकिन उस षड्यंत्र में मालदेव फंस जाता है और उस पत्र को सच मानकर वह अपनी सेना को वापस ले जाता है। लेकिन इसमें जेता कूपा जो उसका सेनापति था वह वापस नहीं जाते, क्योंकि वो तो मिले नहीं थे, वो तो उसका षड्यंत्र था कि राजा ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया और वो सेना लेके चला गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने निश्चय किया कि हम युद्ध करेंगे शेरशाह से, मतलब आधी सेना ही रह गई थी। जेता कूपा और उसके कुछ विश्वसनीय जो विश्वास पात्र के जो सैनिक थे वो वहाँ डट जाते हैं और कहते हैं कि हम युद्ध करेंगे, जो हमारे ये कलंक लगा है, यानी मिलने का जो जाली पत्र में लिखा हुआ था, इसको हम हटा के रहेंगे। फिर युद्ध मालदेव तो चलाया जाता है, जेता कूपा लड़ता है और उसके साथ कुछ सैनिक होते हैं शेरशाह सूरी की सेना से। शेरशाह सूरी की सेना बहुत बड़ी होती है, इनके पास कम ही सैनिक होते हैं, फिर भी जेता कूपा इतनी वीरता से लड़ते हैं कि शेरशाह सूरी की सेना के भाग खड़ी होती है। वो तो संयोगवश जेता कूपा की मृत्यु हो जाती है और फिर शेरशाह सूरी उस युद्ध को बड़ी मुश्किल से जीतता है। तो उसके मुंह से ये शब्द निकलता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए
हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। इसका तात्पर्य ये हुआ कि राजा युद्ध में नहीं था, उसका सेनापति ही युद्ध में लड़ रहा था, तो उस सेनापति ने ही मेरी सेना को भगा दिया। अगर मान लो राजा भी साथ होता तो पता नहीं मैं ये युद्ध हार सकता था, और युद्ध हारने का मतलब है दिल्ली की सल्तनत यानी भारत उसके हाथ से चला जाता। और ये बाजरा जो शब्द हुआ, क्योंकि राजस्थान में जो फसल होती है वो बाजरा ही होती है, इसलिए यहाँ कहा है कि राजस्थान के चक्कर में वो पूरी दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। तो आपको समझ में आ गया होगा, कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये इस तरह से मालदेव से बड़ी मुश्किल से युद्ध जीतता है, और जेता कोपा की वीरता को देखते हुए ये कथन कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की सल्तनत खो बैठता। तो अब आगे हम चलते हैं। फिर आगे जाके एक और युद्ध होता है, कलिंजर का युद्ध। ये भी 1544 में होता है। उस युद्ध में बारूद में विस्फोट होने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध कलिंजर के युद्ध में क्या होता है, जो शेरशाह सूरी होता है वो तोप में गोला भर रहा होता है, और उसी दौरान वो गोला फट जाता है, जिससे इसकी मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक बनने के बाद कुछ ही समय बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये इसकी मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा यानी इसकी जो समाधि है, ये जो मकबरा बोलते हैं, कहाँ बनाया तो देखो बिहार में सासाराम है, स्थान है सासाराम में। वहाँ झील के किनारे एक झील है, उसके किनारे शेरशाह का मकबरा बना हुआ है, जिसकी आकृति डमरू की तरह है। ध्यान रखना कि शेरशाह का मकबरा कहाँ बना हुआ है, बिहार में सासाराम एक झील के किनारे डमरू की आकृति का इसका मकबरा बना हुआ है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो अगला जो सूर साम्राज्य में अगला शासक बनता है वो इस्लाम शाह बनता है। कौन बनता है? इस्लाम शाह। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 कब तक 1553 तक दिल्ली पर शासन किया, यानी इस्लाम का फिर उसका उत्तराधिकारी के रूप में शासन करता है दिल्ली पर 1553 में 53 तक। लेकिन इसके बाद यानी इस्लाम कहा जा रहा है कि हमने कल ही चर्चा अगले नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर ली थी, कि शेरशाह सूरी के बाद उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे वो इतने साहसी व वीर नहीं थे कि वो ज़्यादा दिन तक शासन किया। इस्लाम खां के बाद यहाँ लिखा हुआ, लेकिन इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष के चलते जल्दी ही सूर साम्राज्य का पतन हो जाता है। यानी शेरशाह के बाद इस्लाम शाह के बाद कोई ऐसा शासक नहीं बैठा कि वो सूर साम्राज्य को लंबे समय तक दिल्ली पर कायम रख सके, यानी फिर ये ख़त्म हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि फिर हुमायूं दोबारा युद्ध जीतता है सरहिंद का, और उसमें फिर सूर साम्राज्य समाप्त हो जाता है और वापस मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ये हमने पहले के वीडियो में पढ़ लिया था, तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो अब आगे और बढ़ते हैं। शेरशाह के शासनकाल में उसके द्वारा जो निर्माण और सुधार कार्य किए गए उनकी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब उसके निर्माण और सुधार में उसने सबसे पहले पढ़ेंगे भूमि सुधार में क्या किया। भूमि सुधार में उसने लगान और नाप इकाइयाँ बनाई, जिसे यहाँ देखना गल्ला बख्शी या बटाई, ये गल्ला बख्शी और ये बटाई। फिर इसके बाद नक्श, ये नक्श है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा आपके, नक्श गल्ला बख्शी और बटाई के बाद नक्श। फिर है मुक्ताई, नक्श मुक्ताई, या फिर
कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणालियाँ चलाई। यानी भूमि सुधार हेतु उसने कौन कौन सी गल्लाबख्शी बटाई, नक्श मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणालियाँ चलाई, जिससे भूमि में सुधार हो सके, यानी लगान और माप की इकाई आती है। इसके द्वारा निर्माण कार्य में देखें तो इसके द्वारा 4 सड़कें बनाई गई थी। इन 4 सड़कों में सबसे बड़ी सड़क और या सबसे लंबी कह सकें वो कहाँ से कहाँ तक है, 4 सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें से सबसे बड़ी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर, जो वर्तमान में कहाँ पर है, पाकिस्तान में बनाई गई थी। देखो इतनी लंबी थी कि बंगाल से लेकर पाकिस्तान तक थी ये, जिसका आज भी अस्तित्व है, यानी ये सड़क आज भी है। और इसका क्या नाम रखा गया था, इम्पोर्टेंट है, ग्रांड ट्रक रोड। क्या नाम है, ग्रांड ट्रक रोड के नाम से आज इसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना 4 सड़कें इसने बनाई थी, जिसमें सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक थी, जिसका नाम क्या है, ग्रांड ट्रक रोड। फिर इसके द्वारा सिक्के भी चलाए गए, जिससे तांबे का 380 ग्रेन का दाम, यानी ग्रेन एक तांबे की मतलब इकाई है। आपने देखा होगा सोना रहता है जैसे तोला, ऐसे ही ग्रेन रहता है। और चांदी का 178 ग्रेन का दाम चलाया, मतलब सिक्के थे लेकिन उन्हें क्या कहते थे, दाम। तो तांबे का तो 380 ग्रेन का और चांदी का 178 ग्रेन का दाम चलाया। तो ये हमने आज सूर साम्राज्य को पढ़ लिया, और सूर साम्राज्य में हमने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में वापस हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे। अब मुग़ल साम्राज्य में हुमायूं के बाद हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अकबर, किसको, हुमायूं के बाद अकबर को पढ़ेंगे। तो तब तक धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।